सोई जो राम रचि राखा को कर बढ़ावे चाका। जो डॉक्टर बोलता है वही आप करोगे। अब उन्होंने बताया कि भैया इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद तिवारी और होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी से बीती होगी। मेरी तो काफ़ी अच्छी बीती, फैमिली के साथ बीती और मज़ा आया मुझे। ये दिवाली का नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, 7:45 बज रहे हैं और मैं आया हूँ महल रोड जगतपुरा में ड्रोन उड़ाने के लिए। एक्चुअली मेरा घर जो है वो एयरपोर्ट के बहुत पास में है, तो मैं जितनी दूर जा सकूं एयरपोर्ट से, क्योंकि एयरपोर्ट रेड जोन होता है ना ड्रोन उड़ाने के लिए, तो दूर आया हुआ हूँ और मैं ड्रोन की प्रैक्टिस करता हूँ और आप लोग ड्रोन की थोड़ी फुटेजेस देखिए, है ना। चलिए। हाँ जी दोस्तों, तो ड्रोन उड़ाना तो एक बहाना था, कुछ आप लोगों से बात करनी थी, तो इसलिए मैं बाहर आ गया, जो मैं अपनी फैमिली के सामने बात नहीं करना चाहता था। बात कुछ ऐसी है कि पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हम ठीक ठाक हैं, अभी चेकिंग चल रहा है, दवा लिखा जाएगा, कल चले जाएंगे कहाँ? घर। पहले से बहुत घबराना नहीं है किसी को। हाँ बहुत हाँ, सब ठीक ठाक हो गया है। ठीक है। हाँ तू लोग चिंता नहीं करो। सोई जो राम रचि राखा को कर बढ़ावे चाका। तो अब जो है उसको क्या करेगा। सांस फूलना कम हो गया है, सूजन भी कम हो गया है। लिफ्ट में हम जा रहे हैं ऊपर, अभी नीचे में आए थे। हाँ ठीक ठाक तो ही है, सब के हुए एकदम परेशान बा है, संगे संगे बा आप फिर भीतर हम चल जाए आईसीयू में। तो आपने देखा मेरे पिताजी का ये वीडियो है, 2025 अगस्त 26 को पापा एडमिट हो गए। कॉज होता है हार्ट डिजीज, होता है CHF। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इट्स अ मतलब प्रोसेस ऑफ हार्ट फेलियर, मतलब उस कंडीशन में पापा को सांस लेने में काफी इश्यूज हो रहे थे और 12-1 बजे दोपहर से परेशान हो रहे कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सिम्टम्स जो इस बीमारी के होते हैं कि मुंह पे सूजन काफी आ जाता है। मैं 1-2 फोटोज डाल देता हूँ तो उसमें बताऊंगा कि सूजन आ जाती है शक्ल पे और हाथ पैर भी फूल जाता है। और उसका रीजन होता है कि हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से, वो जो भी CHF के प्रॉब्लम की वजह से लंग्स में पानी भर जाता है और वो फिर बॉडी में हर तरफ वाटर मतलब सेंड करने लगता है और इसलिए सूजन पानी की वजह से आ जाती है। और ये प्रॉब्लम 2-3 दिन पहले से चल रही थी। हम लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर हैं तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि टेस्ट वेस्ट करा लो, मे बी सेलुलाइटिस हो, तो टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। वो डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर टेस्ट से होना चाहिए था, जो
टेस्ट पे हम लोगों ने कमजोरी बरती। 26 के दोपहर से ही पापा को सांस लेने में काफी इश्यूज होने लग गए, तो उठने बैठने में ही इश्यूज होने लग गए, और वो घबराहट का एक ना कारण बन गया कि यार ये क्या हो रहा है। शाम होते होते तो ऐसी हालत हो गई कि वो उठ के मतलब लेटे हुए हैं तो अब तक तो हल्का हल्का ठीक है, जैसे उठ के बैठ रहे उसमें उनकी इतनी सांस फूल रही है कि वो मुंह से सांस लेने लग जा रहे हैं, और फिर वो उल्टी सीधी बातें भी करने लग गए मेरे साथ कि आनंद समय ठीक नहीं लग रहा है, ये है वो है, मतलब कई सारी बातें वो अपने मन से करने लग गए। अब मुझे घबराहट होने लग गई, मम्मी को भी घबराहट होने लग गई कि यार ये तो कैसी बातें कर रहे हैं पापा, और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यार हॉस्पिटल चलते हैं। तो देखिए पिताजी लोग थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, या मतलब दे आर द गार्जियन, हम उनके गार्जियन बन नहीं पाते हैं, तो उनका अलग कंसेप्ट था। अब वो कह रहे कि सुबह चलेंगे, अभी नहीं चलेंगे। अब शाम के बज रहे हैं 5:30, मैं कह रहा हूँ कि चल चलिए, आप चल चलिए। जब नहीं हुआ, मतलब उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अब जो भी कंडीशन रही हो, वो हम लोगों के जिद करने पे हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, तो यहीं पे पास में काफी अच्छा हॉस्पिटल है, नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल। तो वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी टीम ने काफी अच्छा काम किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इट लुक्स लाइक इट्स अ CHF। अब पहली बार तो गूगल पे सर्च मारते तो हाथ ही कांपेंगे कि यार ये क्या हुआ, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि सारे क्रॉनिक डिजीज या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को के बारे में हर चीज जाने। अब क्या है कि उस समय तो घबराहट सी हुई कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसके बाद उन लोगों ने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, और तो उन्होंने बताया कि इनको वेंटिलेटर बाईपैप पे रखना पड़ेगा। वहां से मतलब समझ में नहीं आया कि आगे कैसे बढ़े। चिंतित थे, मैं और मम्मी काफी चिंतित थे, क्या करना है, कैसे करना है। और जैसा भाई अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि जो डॉक्टर बोलता है वही आप करोगे। अब उन्होंने बताया कि भैया इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, कुछ समय के लिए इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। और अब ये सब बातें करने पे तो क्या होता है कि देयर इज अ टाइम एंड यू विल अंडरस्टैंड इट कि मतलब आप हो मर्द हो, आप घर के मर्द हो, आप अकेले हो, यू नो दैट, है ना। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है, नाउ यू नो कि नाउ यू इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब सारा जो बोझ है वो आपके कंधे पे आ गया है, और अब आप डर नहीं सकते। अब आप अपनी वनरेबिलिटी नहीं दिखा सकते हो पूरी दुनिया के सामने कि भाई आपके अंदर भी घबराहट हो रही है। तो यू हैव टू स्टे काम एंड कूल। आई हैड टू शो कामनेस इवन इफ आप डरे हुए हो। आप अगर अचानक से आपके जो फैमिली के बड़े थे, जो आज तक वो बड़े एक्ट कर रहे थे, वो अब वनरेबल पोजीशन पे है, नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन, यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ। तो जब वो सिचुएशन आ जाती है तो आपके अंदर डर होते हुए भी आपको बचपन से इस चीज के लिए ट्रेन किया गया ना कि आप डर नहीं सकते, आप अपना डर शो नहीं कर सकते दुनिया के सामने, या दुनिया के सामने तो छोड़ो, अपने फैमिली के सामने तो एटलीस्ट आप शो नहीं कर सकते। तो खैर आईसीयू में गए, वो वेंटिलेटर के साथ ही, बाईपैप के साथ ही गए, लगा हुआ ही था, और वो आईसीयू में गए। अब आईसीयू में क्या प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं वो, मतलब इस हॉस्पिटल के, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस हॉस्पिटल का कि उन्होंने काफी अच्छा इलाज किया, 5-7 दिन में पापा को ठीक भी कर दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि आईसीयू में ना आप देख नहीं सकते अपने पेशेंट को, आप अपने फैमिली को देख नहीं सकते। और मैं मानता हूँ कि बार बार जाने से ना आप अपने पेशेंट के साथ साथ दूसरों को भी परेशान करते हो, अंडरस्टैंडेबल, यस। लेकिन चक्कर क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार आप इतना पैसा ले रहे हो, मतलब है ना, पेशेंट्स की फैमिली से ले रहे हो, एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज एक कैमरा लगा दो आईसीयू वार्ड में, और बाहर ना एक मॉनिटर लगा दो, जैसा भी हो, टीवी लगा दो, मॉनिटर लगा दो, सो दैट कि हम तसल्ली में है कि यार अपना पेशेंट ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बंदा गया अंदर और आपको यही नहीं पता कि बंदा ठीक है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और अभी टाइम हो रहा है, मतलब क्योंकि हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वो 8:45 का टाइम हो रहा था। करते करते सारा कुछ, मतलब व्यवस्था बैठाते बैठाते पता चला कि 11 बज गए।
इमरजेंसी वार्ड में। वहां पर जब पापा स्टेबल हुए उसके बाद उन लोगों ने आईसीयू में बोला कि अब आईसीयू में ले जाने की हालत में है। 11 बज रहे हैं रात के, मुझे ये नहीं पता कि पेशेंट कैसा है। हालांकि उसके बाद हॉस्पिटल वाले तो उन्होंने बोला कि एक बार मिलने देंगे आपको जब वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप बाहर बैठे बैठे ये सारी चीजें सोचने लगते हो ना, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप सोचते हो कि ऐसा है तो वैसा, वैसा है तो कैसा, मतलब इतनी बुरे अच्छे यस नो के ख्याल आने लगते हैं कि यू डोंट रियलाइज कि करूँ तो करूँ क्या। आपके पास ऑप्शन तो दिखता नहीं है, आप हो रहे होते परेशान और आप भगवान भरोसे बैठे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो रात नहीं कटती है, एकदम सीरियस सिचुएशन हो तो वो रात नहीं कटती है आपकी। उस दिन ना आप बड़े हो जाते हो और लोग कहते हैं कि ये मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग दिस, मैच्योरिटी इज रियलाइजिंग दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी ये है कि आप ये मान जाओ कि आप उम्र में बड़े हो चुके हो और अब आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, चाहे वो आपका बच्चा हो उसकी परेशानी है या आपके बुजुर्ग हैं उनकी परेशानी है। आप अपने कामनेस को नहीं खो सकते हैं, आप अपनी बिखर सकते हैं। अब आपको होल्ड रखना पड़ेगा हर चीज पे, आपको कंट्रोल, आपका इनर बीइंग कंट्रोल में रहना चाहिए। खैर वो दिन बीता 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 3 बजे 4 बजे फिर उन्होंने बताया कि अभी हमने बाईपैप हटा दिया है और अभी स्टेबल है, वो खुद से सांस ले पा रहे हैं, सारा कुछ है। और अब मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे इंजेक्शंस दिए तो वो एकदम से सूजन जो है वो थोड़ी बहुत उतर गई। मैं मिल के आया पिताजी से, ही वॉज इन स्टेबल कंडीशन, सारा कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। पापा ने बोला कि अभी ठीक फील हो रहा है, तुम जाओ सो जाओ। चलिए उनके सामने तो आपको एक्ट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो एक्ट करना पड़ता है कि हाँ जा रहा हूँ, सो जाऊंगा, ये वो फलाना ढमकाना। और नींद तो नहीं आती आदमी को, एंजाइटी हो रही होती है, परेशान हो रहा होता है आदमी। तो हाँ मैं सो जाऊंगा, मैंने भी बोला कि मैंने कहा हाँ सो जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेरे पे ध्यान मत दीजिए। जो इमरजेंसी में वहाँ पे एक होते हैं जो एचओडी होते हैं, जो डॉक्टर, मतलब सारे डॉक्टरों के एक डॉक्टर होता है एचओडी, तो उन्होंने बताया कि नहीं घबराने की बात नहीं है, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, कोई इशू नहीं है। सुबह जो है वो जो जिनके डायग्नोस में पापा थे, जिनकी निगरानी में पापा थे, वो सुबह आके देख लेंगे। सुबह 10 बजे का टाइम जो था वो डॉक्टर के आने का टाइम था। तो सुबह डॉक्टर आए 10 बजे, उन्होंने बताया कि भाई ये सिचुएशन है। वो भी मतलब तो आधे घंटे तो वो भी लोग चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मतलब तब मुझे पता चला कि एक्चुअल बीमारी क्या है। तो उन्होंने बताया कि CHF, मतलब 2-4 दिन लगे पापा को वहां उसके बाद रिकवर करने में। 3 दिन और अपने ऑब्जर्वेशन में रखा डॉक्टर ने और विद इन अ वीक उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है अब आप अपने घर लेके जा सकते हैं, बट ये प्रिकॉशंस रखने हैं क्योंकि फिर हार्ट के मरीज हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। दिल में तसल्ली तो आई 1 हफ्ते के बाद, लेकिन मुझे ये समझ में आया, ये सीखने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ इतने सारे लोग होते हुए भी आप अकेले हो। और नाउ आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि क्यों जो होता ना, वो किसी भी जो बहुत सीनियर मोस्ट पोस्ट पे होते हैं या घर के जो सीनियर होते हैं, वो उनके ऊपर ना इतनी अथॉरिटी होती क्यों है? क्योंकि सारा कुछ होते हुए जो डिसीजन आप ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब ना आपको सजेशन बहुत लोग देंगे लाइफ में, सजेस्ट करेंगे ये नहीं, वो नहीं, ये ऐसा नहीं, वैसा कर लो, मतलब हजारों चीजें। कोई भी आपको ना प्रॉपर डिसीजन नहीं देगा कि यही करना है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ना हम पे डिसीजन थोप रहे हैं, ये नहीं, वो ऐसे नहीं, वैसे यूं करो, वैसे मत करो, ऐसे करो। बट यू नो इट बिकम्स सो इजी फॉर यू अगर कोई आपके लिए डिसीजन ले रहा है और आपको सिर्फ उस पर काम करना है। जब आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ओ शिट, इट इज सो डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन। वो भी जब किसी की लाइफ और मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू में जब आपको फैसला लेना होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि यार इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर यू। और इसी दिन रात के लिए हमारे माँ बाप हमको ट्रेंड करते हैं, मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में के लिए ट्रेन किया जाता है हम लोगों को। तो आप भाग नहीं पाओगे, आप भागोगे कहाँ? किन चीजों से भगोगे? अपनी लाइफ से भगोगे या किससे भगोगे?
तो आप भाग नहीं सकते। एक तो ये सीखने को मिला। दूसरी बात है कि अब मैं इसलिए व्लॉग की स्टार्टिंग इस चीज से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से सीखने को मिलता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे। और भी चीजें हैं मेरी लाइफ में जो मैंने रियलाइज करी कि क्यों ऐसा है, ये ऐसा है, तो मेरे लाइफ को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करा। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन ब्लॉग के थ्रू कि क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती है और क्यों मैं ऐसा बन गया। वाई डू आई वॉन्ट टू लिव द वे आई वॉन्ट रादर देन लिविंग अप टू द मार्क। क्योंकि अप टू द मार्क डिसाइड कौन कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड करती है, फैमिली डिसाइड करती है ना। और सोसाइटी का सबसे छोटा पार्ट फैमिली होती है जो आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि ये करना है, ये नहीं करना। तो ये टॉपिक मेरा नेक्स्ट व्लॉग का है, तो अभी मैं नहीं बात करता हूँ, इसी पे नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पिताजी ठीक हैं। बस यही बताना था आप लोगों को इस व्लॉग में। बहुत ज्यादा इसको सेंटी नहीं बनाना चाहता मैं, बहुत ज्यादा इसको मैं खींचना नहीं चाहता व्लॉग को, बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। और आप लोगों को बोर नहीं करते हुए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे क्योंकि लाइफ के जो अपडेट्स हैं इसी तरीके से देता रहूंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि इस व्लॉग के बाद से कंसिस्टेंसी रखूं। तब तक के लिए नमस्कार, चलता हूं, बाय बाय।